जय हिंद फ्रेंड्स। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का स्टडी सपोर्ट 100 के इस यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आपको पता है, हमने पिछली वीडियो में बिग बैंग थ्योरी और ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत था, बिग बैंग सिद्धांत, उसके विषय में चर्चा की थी। और पिछली वीडियो में हम पहुंच गए थे निहारिका तक। हमने निहारिका के निर्माण को देख लिया था और आज हम निहारिका से आगे का जो भी टॉपिक होंगे उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो पिछली वीडियो जो थी उसमें हमने देखा था निहारिका के बारे में, और हमने बताया था कि निहारिका गैसों का एक बादल होता है। और चूँकि आपको पता है कि बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार बिग बैंग के बाद जो कण में विस्फोट हुआ था, बहुत अत्यधिक टेम्परेचर था उस कण का, और उसके बाद बहुत ही अत्यधिक मात्रा में पदार्थ निकला। जो बिग बैंग के बाद जो पदार्थ निकला था उसकी मात्रा बहुत अधिक थी, और उसी से निहारिका का निर्माण हुआ था। और चूंकि निहारिका बिग बैंग से निकला हुआ ही एक पदार्थ है, तो स्वाभाविक सी बात है, बिग बैंग का जब इतना तापमान था तो निहारिका का भी बहुत अधिक तापमान होगा। तो जो निहारिका था इसका भी बहुत अत्यधिक तापमान था। निहारिका यानी इसे अंग्रेजी में कहते हैं नेबुला। नेबुला नेबुला इसका भी बहुत अधिक तापमान था। और कोई भी जो निहारिका थी, जो जिसका जो मिड पार्ट था निहारिका का, जैसे निहारिका का मिड पार्ट है, निहारिका का जो मध्य भाग है, इस मध्य भाग का तापमान उसके जो अराउंडिंग एरिया था, उसके चारों तरफ का भाग था, उसकी तुलना में अत्यधिक होता है। जो निहारिका थी नेबुला बीच का भाग था, किसे तो केंद्र में, तो केंद्र में, नेबुला के केंद्र में जो तापमान था बहुत अत्यधिक था। यहाँ का जो था वो बहुत अत्यधिक था। और इसकी तुलनात्मक रूप से, इसमें तुलनात्मक रूप से देखा जाए, तुलना की जाए, तो इसकी जो बाहर का एरिया था नेबुला का, जो सरफेस था नेबुला के जो केंद्र के अलावा जो एरिया था, उसका तापमान उसकी तुलना में कम था। इससे क्या हुआ कि इसमें कोलिजन स्टार्ट हो गया होना, और कोलिजन होने के कारण इसमें क्या हुआ, इसमें हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होने लगा। इसमें क्रिया होने लगी जिसको हम कहते हैं नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन। तो जो निहारिका का केंद्र था, निहारिका में नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया हुई। नाभिकीय संलयन क्या होता है? नाभिकीय संलयन का मतलब होता है कि कोई भी दो, कह सकते हो, कोई भी दो न्यूक्लियस, कोई भी दो नाभिक, जैसे ये न्यूक्लियस N1 है और दूसरा एक न्यूक्लियस है N2। जब ये दो नाभिक आपस में मिलते हैं तो इससे एक बहुत ही अत्यधिक मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और इससे जो घटना होती है, इस क्रिया को हम कहते हैं नाभिकीय संलयन। और इस नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के लिए अत्यधिक तापमान चाहिए, बहुत अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। जैसे कि जो परमाणु बम होते हैं वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित होते हैं, उसके लिए बहुत अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। परंतु नाभिकीय संलयन के लिए नाभिकीय विखंडन से भी अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। और चूंकि हमारी जो निहारिका थी उसके केंद्र का तापमान बहुत अत्यधिक था, और इसलिए उसमें नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होने लगी। और जो हाइड्रोजन एटम बना था, जो कल हमने, जो पिछली वीडियो हमने स्टेप देखे थे, उसमें जो हाइड्रोजन एटम बना था, वो हाइड्रोजन एटम कन्वर्ट होने लगा हीलियम में। मतलब हाइड्रोजन का जो नाभिक है वो मिल करके बनाने लगे हीलियम के नाभिक। और नाभिक में बेसिकली क्या पाया जाता है, आपको पता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यदि आपने विज्ञान में नाभिक, किसी भी परमाणु की संरचना का अध्ययन किया हो तो आपको पता होगा कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं। तो बेसिकली इसमें जो दो नाभिक होते हैं, उन दो नाभिक आपस में मिल रहे हैं, और दो नाभिक मिलने के बाद, हाइड्रोजन के दो नाभिक मिलने के बाद हीलियम के नाभिक का, कह सकते हो, हीलियम का नाभिक बन रहा है। और इससे क्या होता है, बहुत ही अत्यधिक मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, बहुत ही अत्यधिक मात्रा में हीट प्रोड्यूस होती है, और जिससे इस निहारिका का जो मध्य भाग है, इसके जो केंद्र का भाग है, इसमें तापमान, इसमें हीट जनरेट हो जाती है, और हीट के साथ साथ इसमें कुछ लाइट भी जनरेट हो जाती है, इसमें कुछ प्रकाश जनरेट हो जाता है। और ना, ये जो निहारिका है, निहारिका के मध्य भाग में जो हीट और लाइट जनरेट होती है, यही होती है तारे की प्राथमिक अवस्था। यहीं से तारे का निर्माण होता है। और अभी ये तारा बना नहीं है, इसको कहेंगे हम आद्य तारा, प्रोटो स्टार।
आद्य तारा, प्रोटो स्टार। जैसे इस चित्र में आप देखिए, ये कोई निहारिका है, ये निहारिका है, और निहारिका के जो मध्य भाग है उसमें बहुत अत्यधिक हीट, और लाइट जनरेट हो रही है, और इसलिए हम इसको अभी कहेंगे प्रोटोस्टार। प्रोटोस्टार का मतलब है कि अभी ये स्टार की, कह सकते हो, आरंभिक स्थिति है। अभी स्टार का जन्म नहीं हुआ है, अभी हमारे सूर्य का निर्माण नहीं हुआ है, स्टार धीरे धीरे बन रहे हैं, प्रोटोस्टार, और इसको कहते हैं हम प्रोटो स्टार। और जब ये नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया पूरी हो जाती है और इसमें नाभिकीय संलयन की पूर्ण रूप से जब प्रक्रिया हो जाती है तो जन्म होता है तारे का, तो हम कहते हैं स्टार। जैसे ये नेबुला है, और नेबुला के बनने के बाद क्या होता है, नेबुला में जब नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है तो उससे निर्माण होता है प्रोटोस्टार का, और प्रोटोस्टार आगे चल करके फॉर्म ले लेता है स्टार का। अब स्टार कई प्रकार के होते हैं, स्टार भी दो प्रकार के होते हैं। बेसिकली स्टार्स को जब क्लासीफाई किया था कि स्टार्स कितने प्रकार के हो सकते हैं, उनको क्लासीफाई करने के लिए, तो उनके लिए स्टार्स को जो क्लासीफाई किया गया है वो किया गया है द्रव्यमान के आधार पर, द्रव्यमान के आधार पर, यानी मास के आधार पर। और इसका जो सबसे पहले अध्ययन किया था वो किया था एस.सी. चंद्रशेखर ने। मतलब जो तारे थे, तारों का मास द्रव्यमान के आधार पर जो अध्ययन किया था वो सबसे पहले किया था एस.सी. चंद्रशेखर ने, और इन्होंने एक सीमा निर्धारित की थी, उस सीमा को हम कहते हैं 1.44। ये सीमा इन्होंने निर्धारित की थी एस.सी. चंद्रशेखर ने, और इन्होंने बताया था एस.सी. चंद्रशेखर ने, और इसलिए इस सीमा को हम कहते हैं चंद्रशेखर सीमा 1.44। इसके अनुसार क्या होता है, इसके अनुसार कोई भी तारा, कोई भी स्टार यदि सूर्य से 1.44 गुना अधिक बड़ा है, 4 गुना अधिक बड़ा है या इससे बड़ा है, मतलब सूर्य का जो द्रव्यमान है उसके द्रव्यमान से 1.44 गुना से भी अधिक है, तो उसको हम कहते हैं मैसिव स्टार, या हम उसे कह सकते हैं लार्ज स्टार। जैसे ये एक नेबुला है, और नेबुला से दो तरह के स्टार बन सकते हैं, एक एवरेज स्टार, एक मैसिव स्टार। एवरेज स्टार का मतलब है जिसका द्रव्यमान लगभग एवरेज हो, औसत हो, और मैसिव स्टार का मतलब है जिसका द्रव्यमान बहुत ही अत्यधिक होता है, जिसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से बहुत अधिक होता है। हमारा जो सूर्य है वो एवरेज स्टार है ये। और कुछ तारे इतने छोटे थे, बहुत छोटे, तो जो बहुत छोटे तारे थे उनको कहते थे टी-टॉरी स्टार, उनको बताया टी-ट्यूरी स्टार। ये कैसे तारे थे टी-टॉरी स्टार? इनका जो द्रव्यमान था वो बहुत ही कम था, और ये नवीन तारे थे। नवीन का मतलब इनका जन्म हाल ही में हुआ है, इनका जन्म लगभग 10 मिलियन साल पहले हुआ है, मतलब इनकी जो आयु है वो कम है, और इनका जन्म 10 मिलियन साल पहले हुआ है, इसलिए इनको हम कहते थे नवीन तारे, टी-टॉरी स्टार। जो बड़े बड़े तारे होते हैं उन्हें हम मैसिव स्टार कहते हैं। तो ये है स्मॉल स्टार और ये है लार्ज स्टार। अब होता क्या है, जो स्मॉल स्टार है वो कन्वर्ट होता है जाके रेड जियंट में। रेड जियंट को हम हिंदी में कहते हैं लगभग लाल दानव, रेड जियंट में। और जो लार्ज स्टार होता है वो कन्वर्ट होता है रेड सुपर जियंट में। अभी कन्वर्ट कैसे होता है वो देखिए। जैसे पहले नेबुला था और नेबुला से बना स्मॉल स्टार और मैसिव स्टार। मैसिव स्टार यानी कैसे होता है, लार्ज स्टार। अब क्या होता है,
जैसा कि हमने बताया कि नीहारिका के केंद्र भाग में, किसी तारे के केंद्र भाग में तापमान बहुत अत्यधिक होता है, क्योंकि जो सबसे पहले नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है किसी तारे के केंद्र में होती है। और जब किसी तारे के केंद्र में नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया सबसे पहले प्रारंभ होती है तो सबसे पहले समाप्ति भी केंद्र में ही होगी। जैसे ये कोई स्टार है और इसके केंद्र में नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया प्रारंभ हुई सबसे पहले, और उसके बाद इसके चारों तरफ नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया प्रारंभ हुई है। तो सबसे पहले खत्म भी इसके नाभिक में ही होगी, और जैसे ही नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया इसके नाभिक में कम हुई या नाभिक में समाप्त हो गई, तो फिर यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो हीलियम में कन्वर्ट होना बंद हो जाएगा। और चूंकि हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होना बंद हो जाएगा तो इसका नाभिक संकुचित होने लगेगा। संकुचित का मतलब होता है ये, इसको कह सकते हो कि जो नाभिक का द्रव्यमान है वो पास पास आने लगेगा, इसका नाभिक संकुचित होने लगेगा। और इसके बाहरी जो क्षेत्र है, बाहरी क्षेत्र में निरंतर रूप से नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया हो रही है, और नाभिकीय संलयन की चूंकि अभिक्रिया हो रही है इसलिए इसका जो बाहर का जो एरिया है वो होगा एक्सपेंड। एक्सपेंड का मतलब है वो बाहर की तरफ बढ़ेगा, वो एक्सपेंड होगा, उसके आकार में वृद्धि होगी। तो इस प्रकार से जो स्टार होते हैं वो जेंट का रूप ले लेते हैं, दानव का रूप ले लेते हैं। जो छोटे छोटे तारे होते हैं वो दानव का रूप ले लेते हैं। और ऐसा बताया गया है कि यदि सूर्य बेसिकली एक, मैं कह सकते हो, छोटा तारा है, स्मॉल स्टार है, एवरेज स्टार है, तो ये रेड सुपर जेंट नहीं बनेगा, रेड जेंट बनेगा। और जब ये रेड जेंट बनेगा तो इसकी जो सूर्य की जो कक्षा है वो बुध की कक्षा के पास तक आ जाएगी, बुध ग्रह तक आ जाएगी। बेसिकली हम ऐसा कह सकते हैं कि किसी भी तारे की जो विस्तारित रूप होता है वो एक होता है रेड जेंट और एक होता है रेड सुपर जेंट। यदि तारा एवरेज है तो बनेगा रेड जेंट, रेड जेंट। और यदि तारा मैसिव स्टार है यानी लार्ज स्टार है तो बनेगा रेड सुपर जेंट, जैसा कि इस चित्र में देख सकते हो आप। जो एवरेज स्टार है वो बनेगा रेड जेंट, और जो मैसिव स्टार है, बड़ा स्टार है, उसका कन्वर्जन हो जाएगा रेड सुपर जेंट में। और इसी तरह से जैसे ये तारे बने हैं, एवरेज स्टार है, मैसिव स्टार है, इसी तरह से हमारे सूर्य का भी निर्माण हुआ है। तो तारों का निर्माण बेसिकली जो नीहारिकाएं होती हैं, नीहारिकाओं में जब नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है जिससे उनके केंद्र में हीट और टेम्परेचर, मतलब हीट और लाइट जनरेटिंग प्रोसेस होने लगती है, मतलब ऊष्मा और प्रकाश को उत्पादित करने की जो क्रियाएं होती हैं वो शुरू हो जाती हैं, और जिससे किसी तारे का फॉर्मेशन होता है, किसी तारे का निर्माण होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने तारे के निर्माण देखा है और रेड जेंट, रेड सुपर जेंट कैसे बनते हैं। अगर स्मॉल स्टार है तो रेड जेंट बनेगा, अगर लार्ज स्टार है, बड़ा तारा है, तो रेड सुपर जेंट बनेगा। इससे अगली वीडियो में जो भी नेबुला होगा और ब्लैक होल होगा, वाइट डॉर्फ होगा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। और यदि आपने अभी तक हमारी पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर उसे देखिए। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।